अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और फिर हम उसकी फ़र्दर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली बात यह है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी? सॉल्यूशन की। विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसका ताल्लुक, जिसका इन्हिसार किसके साथ होता है जी? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर, तादाद के ऊपर। एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखें, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की जिसका डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के तादाद के ऊपर है। इसके ऊपर नहीं है कि आपने सॉल्यूट कौन सा यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 मोल NaCl यूज़ कर लिया या 1 मोल आपने क्या यूज़ कर लिया? ग्लूकोज यूज़ कर दिया, ठीक है। तो 1 मोल NaCl यूज़ करें या ग्लूकोज यूज़ करें तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। वो अलग बात है कि 1 मोल NaCl का जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में। तो इस हवाले से जो एवोगैड्रो नंबर है वो डबल हो जाएगा। लेकिन हम उस कंसेप्ट पे नहीं जा रहे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 मोल किसी एक सॉल्यूट का ले लिया और 1 मोल किसी दूसरे सॉल्यूट का ले लिया तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के तादाद के ऊपर। अब एक तरफ भी आपने जो सॉल्यूट यूज़ किया है वो भी आपने 1 मोल लिया था, दूसरा सॉल्यूट भी आपने 1 मोल लिया था। इसका मतलब दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे वो सेम थे। इसका मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या थे? सेम थे। तो जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो क्या आएंगी? दोनों के केसेस में सेम आएंगी, क्योंकि दोनों सॉल्यूट के केसेस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपने क्या लिए हैं? सेम लिए हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक किसके साथ होता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर होता है डिपेंड, लेकिन नेचर पे कोई डिपेंड नहीं होता, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं होता। अब नेचर से मुराद क्या है? तो नेचर से मुराद ये है कि सॉल्यूट कौन से टाइप का है, तो इस पे इसका डिपेंड नहीं होता। साइज ऑफ सॉल्यूट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस पे भी डिपेंड नहीं होता, चाहे सॉल्यूट का साइज बड़ा हो या छोटा हो, इस पे इसका कोई डिपेंड नहीं है। इसी तरह केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट से मुराद ये है कि कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का साइज़ क्या है, छोटा है या बड़ा है, उसकी केमिकल नेचर क्या है, यानी किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक नेचर पे नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है जी? सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर है, तादाद के ऊपर है। अगर आपने एक तरफ एक सॉल्यूट डाल दिया, दूसरी तरफ कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया सेम सॉल्वेंट के अंदर, और दोनों सॉल्यूट्स, दोनों जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, दोनों के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद सेम है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो दोनों में क्या होंगी? सेम होंगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ किसके साथ है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ है, नेचर के साथ नहीं है। तो किसी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद क्या होती है? कम होती है। और जो सॉल्यूट है उसकी नेचर क्या है? वो नॉन वोलेटाइल है या नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। तो उस वक्त जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसे सोल्यूशन की, वो ये होती हैं। नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या मुराद है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे क्या मुराद है? तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है किसकी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे मुराद क्या है? देखें, इससे मुराद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट ले लिया, एक पेवर सॉल्वेंट है, ठीक है। एक पेवर क्या है? सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर ले लिया,
तो वाटर जो है इसके क्या बनेंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इसके क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। इसके क्या बनेंगे जी, वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो वेपर्स ऊपर गैसियस स्टेट में जमा होंगे, आपने ऊपर से बीकर बंद किया हुआ है, तो इन वेपर्स का एक वेपर प्रेशर होता है। इनका क्या होता है, एक प्रेशर होता है, और इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका एक खास वेपर प्रेशर होगा। अब आपने क्या किया कि इस सॉल्वेंट के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप ये सल्यूट ऐड करेंगे तो इसका जो ये वेपर प्रेशर है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये कैसे कम होना शुरू हो जाएगा कि जब आप ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसके वेपर्स कम बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब जिस तरह पहले बन रहे थे उस तरह नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। तो जितने कम वेपर्स बनेंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर को क्या कहा जाता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। आपने एक सॉल्वेंट लिया था, उसके अंदर आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, तो उसके वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज आएगी, दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड इट इज a colligative property. It is a colligative property. It means that it depends upon the number of the solute particles. It does not depend upon the nature of the solute. Whether you are using one solute or any other solute, it will depend upon only on the number of the solute particles, not on the nature of the solute particles. ठीक है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये लेट अस सपोज पी नॉट जो है, जो आपने पेवर सॉल्वेंट लिया है, ये फॉर एग्जांपल पी नॉट उसका क्या है, वेपर प्रेशर है। जब आपने उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बना, फिर जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का भी एक क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, लेकिन पी नॉट से क्या होगा, कम होगा। तो जो पी एस है इसको हमने रखा है किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब आपने सल्यूट ऐड कर दिया फिर जो वेपर प्रेशर है उसको हमने डिनोट किया किससे, पी एस से। अब जब पहले जो सोल्यूशन था पी नॉट, सॉरी सॉल्वेंट जो था पेवर, उसका जो वेपर प्रेशर था पी नॉट, और दूसरा जब आपने सोल्यूशन बना दिया, सल्यूट ऐड कर दिया, उसको आपने डिनोट किया पी एस से, तो पी नॉट हमने कहा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का कम होगा सल्यूट ऐड होने के बाद। अब जो ये लोवरिंग आई है, कितनी चेंज आई है, कितना प्रेशर जो है वेपर प्रेशर वो कम हो गया है, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, पी नॉट। देखें ये वाला, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, माइनस क्या कर लेंगे, पी एस। दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब ये जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअल जो पी नॉट था, यानी जो एक्चुअल सोल्यूशन सॉल्वेंट था, पेवर सॉल्वेंट, उसके मुकाबले में ये लोवरिंग कितनी हुई है, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस। देखें ये तो वही लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और हम देखेंगे जो पेवर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो हम उससे रिलेटिव जो टर्म लेंगे वो क्या लेंगे, पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी एस, दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पेवर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर। तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही डिफरेंस है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ के मुताबिक यहां पे हम राउल्ट्स लॉ अब क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के मुताबिक आपके पास जो पी एस होगा, ये जो पी एस होगा इसका डिपेंड किसके ऊपर होता है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है, इट विल बी इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट, x1 इंटू पी नॉट। वट इज x1? x1 इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और पी नॉट उसका क्या है, पी नॉट उसका है पेवर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर। तो ये होगा पी एस। अब यहां से देखें पी एस, इसको मैं इस तरफ ले आया तो पी एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इज इक्वल टू x1 अपनी जगह पे। लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड से 1 से क्या कर दूं, अगर माइनस कर दूं, 1 से क्या कर दूं, माइनस, तो ये देखें
1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि 1 से आपने क्यों इस तरह किया, तो ये कर सकते हैं, ये तो मैथमेटिकल रूल है कि जो ऑपरेशन आप एक साइड पे कर सकते हैं इक्वेशन के दूसरे साइड भी वही ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड पे ऑपरेशन कर दिया, 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे भी 1 माइनस x1 कर दिया। अब देखिए हमने मोल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट पढ़ा था वहाँ पे आपने देखा था कि x1 प्लस x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। अब यहाँ से x2 जो है अगर आप इस तरफ छोड़ दें 1 अपनी जगह पे और x1 को मैं उठा के उस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी x2 जो है ये किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस x1 के। अब यहाँ से देखें ये 1 माइनस x1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो 1 माइनस x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है ना, x2 के बराबर है। तो x2 इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x2। अब ये x2 किसके बराबर हो जाएगा, देखें 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, या सीधा इसी इक्वेशन को इधर पुट करें, इस इक्वेशन को सामने लिख लें तो ये देखें क्या बनता है, 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x2। अब यहां से देखें ये x2 क्या चीज है, x2 इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जो आपने सल्यूट ऐड किया है उस सल्यूट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और देखिए मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होगी और फार्मूला इसका क्या होता है, तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि x2 जो है ये किसके बराबर होगा, ये x2 जो है ये किसके बराबर होगा जी, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन वही दोबारा हमने लिख ली स्टार्ट से जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी। 1 माइनस देखें पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट कर दिया, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, पी नॉट अपनी जगह पे, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू x2, इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x2। अब पी नॉट माइनस पी एस दिस इज कॉल्ड चेंज इन दी वेपर प्रेशर और दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट से। अब जो मैं आपको पहले कह रहा था कि x2 क्या है, x2 इज दी मोल फ्रैक्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है, और x2 मोल फ्रैक्शन जो है ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट, तो n2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। अब यहां से देखें कि x2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में क्या कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा p डिवाइडेड बाय p नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करें n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब देखें व्हाट इज n2 और व्हाट इज n1, n1 से मुराद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n2 से मुराद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, m डिवाइडेड बाय m। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने n1 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, n1 मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ m नहीं करता, मैं w1 लिख लेता हूँ। ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि आपके बुक में इसी तरह है ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो हमने मास को क्या ले लिया, वेट की सूरत में w1 ले लिया, डिवाइडेड बाय m जो था कैपिटल M मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसको मैं लिख लेता हूँ m1। सिमिलरली जो n2 है ये किसके बराबर आ जाएगा, w2 डिवाइडेड बाय m2, तो लिख सकते हैं इसी तरह, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये सारी वैल्यूज ला के इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें। इस इक्वेशन जब आप पुट करेंगे तो देखिए ये डेल्टा p डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये वही इक्वेशन यहाँ पे लिख ली। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, n2 किसके बराबर है, n2 बराबर है w2 डिवाइडेड बाय m2, और ये होल डिवाइडेड बाय ये आ गया डिवाइडेड बाय n1, तो n1 की वैल्यू क्या है, w1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस n2 की वैल्यू दोबारा क्या है, w2 डिवाइडेड बाय m2। अब देखें यहाँ पे जब हमने सोल्यूशन कैसा लिया है, डाइल्यूट सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सोल्यूशन,
डाइल्यूट सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं, दो ही कंपोनेंट है ना, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। अब सल्यूट जो है जितना आपने कम डाला हुआ होगा उतना ही क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अगर हम सपोज कर लें कि हमने बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो है ये नेग्लेजिबल है, ये ना होने के बराबर है, तो हम यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, W2 डिवाइडेड बाय M2 और होल डिवाइडेड बाय, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय M1, और इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में जो सेकंड कंपोनेंट है, जो सल्यूट कंपोनेंट है, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, अब यहां से देखें डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट किसके बराबर आ जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2, और जब आप इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये सारा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले W1 डिवाइड बाय M1 था और डिवीजन थी, जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो W1 ऊपर चला जाएगा, सॉरी M1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। इस फाइनल इक्वेशन से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर आपको ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम हो जाए, अगर ये आपको मालूम हो जाए कि वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट का कितना था फिर सॉल्यूशन का कितना हुआ, अगर आपको इस रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पता चल जाए तो आप क्या पता लगा सकते हैं, आपने जो सल्यूट ऐड किया है उसका कितना वेट आपने डाला है ये आप पता कर सकते हैं, अगर आपको उसका मोलर मास मालूम हो। और अगर आपको ये वेट मालूम हो तो आप उसका मोलर मास भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो this equation can be used to determine that the solute which is added into the solvent, उसका मोलर मास कितना है, अगर आपको वेट मालूम है, यानी जो आपने उसके अंदर ऐड किया कितना वेट आपने उसका लिया था, और अगर आपको वेट मालूम नहीं है लेकिन उसका M2 यानी मोलर मास मालूम है, तब आप उसका वेट मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरह देखें, अगर आपको ये मालूम हो कि उसका मोलर मास कितना है, उसका वेट आपने कितना लिया था, तो आप इस इक्वेशन से ये बात पता लगा सकते हैं कि जब आप ये सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके सोल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, ये आप इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी जिसको हमने कहा लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।